गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम संथाल जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि बिहार झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इससे पहले के लेक्चर में हमने संथाल जनजाति के निवास क्षेत्र, पहनावा, भोजन आदि प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं संथाल जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में। संथाल जनजाति गांव में रहने वाली जनजाति है। इसकी 97% जो आबादी है वो गांव में ही रहती है। इनका जो समाज है या जो घरेलू संगठन है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी पिता के बाद में पुत्र को जो है उसकी सारी संपत्ति और अन्य अधिकार प्राप्त होते हैं। महिलाएं जो होती हैं इनमें कृषि का काम करती हैं और खाना बनाने का काम करती हैं, बच्चों के लालन पालन का काम करती हैं, लेकिन उन्हें संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। इसके अलावा जैसे कि शिकार करना है और छप्पर बनाना है, मतलब घर वगैरह बनाने हैं, इन सभी कार्यों में महिला कोई भी अपनी भागीदारी नहीं निभाती है। यानी वो केवल जो परिवार का खाना पीना और व्यवसाय वगैरह इस तरह के कार्यों को करती हैं, जैसे कि वो हाट लगाती हैं और हाटों के माध्यम से चीज़ों को बेचने का कार्य करती हैं। परिवार की बात करें तो इनमें एकल और संयुक्त दोनों ही परिवारों की प्रथा है। लड़की जब तक अविवाहित होती है, उसकी शादी नहीं होती है, तब तक वो पिता की संपत्ति मानी जाती है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी होने पर एक पौन दान देना पड़ता है, जो होता है वधू का मूल्य। ये देना पड़ता है लड़की के पिता को लड़के के पिता द्वारा। जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर उसके पति का अधिकार हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधवा और जो परित्यक्ता स्त्री होती हैं उनकी स्थिति संथाल समाज में निम्न मानी जाती है। बुजुर्ग महिलाएं और पुरुषों को जो है वो काफ़ी आदर और सम्मान दिया जाता है। तो इस तरीके से हम बात करें तो जो संथाल जनजाति है उसमें पुरुष का स्थान उच्च है अपेक्षाकृत महिलाओं के। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि ये जो जनजाति है वो सामाजिक संगठन जो इनके होते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। इनका एक प्रादेशिक संगठन होता है जिसे बोलते हैं, जो कि पराहा प्रणाली पर आधारित होता है, जो कि काफ़ी विकसित और काफ़ी मतलब अच्छा संगठन है। इनके गांव का एक मुखिया होता है और ये जो मुखिया होता है वो गांव की सीमा के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी वंश हैं, उन पे सब पे राजकीय अधिकार रखता है। इनमें भी बहुत सारे गोत्रों का प्रचलन होता है और जो गोत्र होते हैं वो अपने वंश और गोत्र के भीतर ये विवाह नहीं करते हैं। गांव की व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए इनमें पंचायत के रूप में एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। इस पंचायत में होता है माझी। माझी जो होता है वो गांव का मुखिया होता है, वो प्रधान होता है और ये जो पद होता है माझी का वो वंशानुगत होता है। इसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है पारानिक। पारानिक जो होता है वो उप प्रधान होता है। फिर आता है जोग माझी। जोग माझी गांव के युवक युवतियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखता है। जोग पारानिक वो जोग माझी को सहायता प्रदान करता है। और गौड़ेत, गौड़ेत जो है वो संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। यानी किसी भी तरह का संदेश लाना है, किसी की को कोई सूचना देनी है, तो वो कार्य जो है वो गौड़ेत के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से संथाल जनजाति में पंचायत व्यवस्था होती है। ये पंचायत व्यवस्था जो है इसमें ये जो 5 पद होते हैं ये 5 स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है माझी का, क्योंकि वो मुखिया होता है और वही सभापति होता है और गांव के लिए किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व माझी के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी तरह का झगड़ा होता है, चाहे वो उत्पीड़न से संबंधित है, शोषण से संबंधित है, विधवाओं की रक्षा से संबंधित है, ये सभी जो निर्णय होते हैं वो माझी के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो 5 पंचायत के सदस्य होते हैं, माझी, पारानिक, जोग माझी, जोग पारानिक और गौड़ेत, ये पांचों जो हैं उन्हें हम मोड़े होड़, मतलब संथाल लोगों में मोड़े होड़ या 5 आदमी की संज्ञा दी गई है।
ये 5 स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। किसी भी संथाल के गांव में किसी भी तरह की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए इनके द्वारा जो है वो कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो संथाल जनजाति है उसमें क्या पाई जाती है, एक प्रशासनिक व्यवस्था मिलती है, पंचायत व्यवस्था देखने को मिलती है। सामाजिक जीवन के बाद हम बात करते हैं इनके विवाहों के बारे में। विवाह से पहले एक एक बिंदु पे और हम चर्चा करते हैं, जैसे कि इन लोगों में निर्णय माझी लेता है, लेकिन अगर कोई भी निर्णय माझी के द्वारा या फिर हम बात करें जैसे अन्य सदस्य होते हैं, जैसे कि पारानिक, तो माझी और पारानिक जैसे कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के विरुद्ध भी एक अपील की जाती है, जिसके लिए एक शिकार परिषद बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं सेंद्रा वेशी। जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट होता है, तो जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं उनमें किसी भी तरह का मुकदमा होता है, उस मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होती है। सेम इसी तरीके से अगर किसी गांव में माझी जो पंचायत का मुखिया होता है वो कोई निर्णय पारित करता है, या पारानिक जो निर्णय पारित करता है, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो शिकारी परिषद में की जाती है। इसके बाद आते हैं विवाह। इनमें जो विवाह होती हैं, विवाह शब्द के लिए बापला शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें अपने ही वंश में विवाह का प्रचलन नहीं होता, अन्य वंश में विवाह किया जाता है। इनकी यहाँ एक प्राचीन प्रथा है विवाह से रिलेटेड, जिसमें क्या होता है कि 3 पीढ़ियों के बाद आपस में विवाह कर सकते हैं एक वंश में, लेकिन 3 पीढ़ी निकल जाने के बाद में। इसके अलावा कुछ पीढ़ियों में पारंपरिक संघर्ष यानी पुरानी दुश्मनी होने के कारण वे वंश जो है वो आपस में शादी नहीं करते हैं। इनमें विवाह 2 तरह से होते हैं। पहला तो वह विवाह होता है जिसमें रेवर रेवर के द्वारा विवाह तय किया जाता है, जैसे मीडिएटर होता है एक तरह का, ये बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है, इसके द्वारा विवाह तय होता है और इसी का प्रचलन आजकल चल रहा है। और दूसरी प्रथा वो होती है जिसमें विवाह बिना रेवर की सहायता से सीधे लड़का और लड़की के माता पिता आपस में ही तय कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि माता पिता आपस में लड़का लड़की को देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद शादी तय हो जाने के बाद में लड़के का पिता जो होता है वो रेवर और गांव के कुछ व्यक्तियों को लेकर के लड़की के घर पर जाता है। लड़की के पिता जो होते हैं वो उन व्यक्तियों को खाना वगैरह खिलाते हैं, उनके आगवानी करते हैं, उनकी सेवा सत्कार करते हैं। इसके बाद में लड़के के पिता जो होता है वो और जो रेवर जाता है साथ में, वो मिलकर के विवाह की स्वीकृति दे देते हैं। तो इस तरीके से इनमें 2 विवाह होते हैं, एक तो जो रेवर के द्वारा ही तय कर दिया जाता है और दूसरा विवाह वो होता है जिसमें लड़का लड़की के माता पिता मिलकर के उस विवाह को तय करते हैं। इनमें विवाह विच्छेद और विधवा पुनर्विवाह का चलन है, यानी तलाक भी होता है इनमें, और अगर कोई विधवा स्त्री है तो उसका पुनः विवाह भी किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण इनमें बाल विवाह बंद कर दिए हैं, बाल विवाह अब इनमें नहीं होते हैं, जो कि एक काफी अच्छी पहल है। विवाह के बाद में हम बात करते हैं इनके वाद्य यंत्रों के बारे में। मतलब ये विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं जिनका प्रयोग त्योहार वगैरह में करते हैं। संगीत और नृत्य इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बंसी, ढोल, नगाड़े, कंदेरा जिसे वायलिन भी कहते हैं, ये इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। विवाह उत्सव में, विभिन्न प्रकार के त्योहारों में ये इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इनके जो लोक संगीत होते हैं वो बहुत ही मधुर, कर्णप्रिय होते हैं और लोकगीत में जीवन के जो विशिष्ट अनुभव होते हैं उनको ये दिखाते हैं। इसके अलावा इन नगाड़े की थाप पर ये अपने लोक नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। इनके ये जो संथाल जाति होती है इनका धनुष्वाण से और बांसुरी से बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्रेम होता है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो इनके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। वाद्य यंत्रों के बाद बात करते हैं धार्मिक विश्वास के बारे में। संथाल जनजाति जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करती है। इनका ये मानना है कि व्यक्ति का दोबारा जन्म होता है। मात्र आत्मा की पूजा और आराधना करते हैं। इसके अलावा इनमें दाह संस्कार भी होते हैं। दाह संस्कार के फलस्वरूप ये अपने अवशेषों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। मतलब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो उसकी जैसे जैसे हमारे यहाँ जो भी अस्थि होता है उसका विसर्जन नदियों में होता है, ठीक इसी तरीके से ये भी अस्थि विसर्जन नदियों में करते हैं। ऐसे कार्यों के लिए ये दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं, क्योंकि बिहार झारखंड साइड में जो दामोदर नदी है वो मुख्य रूप से बहती है। इसके अलावा इनमें जो उत्तराधिकारी के नियम होते हैं वो भी हिंदू उत्तराधिकारी के समान ही होते हैं।
जो पिता की संपत्ति होती है वो बेटों में बंट दी जाती है। चल अचल संपत्ति पर स्त्रियों का कोई भी अधिकार नहीं होता। ये लोग हिंदुओं की तरह ही पितरों में विश्वास करते हैं, जैसे पितृदान होता है इस तरह के कार्य को करते हैं। प्रत्येक गांव में एक माझीयान होता है। माझीयान वह स्थान होता है जहाँ पे पितर जो है संस्थापित रहते हैं, यानी वहाँ पर जो अपने पूर्वज हैं उनके लिए ये कुछ चबूतरा वगैरह इस तरह से बना देते हैं। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा त्योहार होता है दिवाली। दिवाली के समय पर ये गाय की पूजा करते हैं, गाय को ये पूजते हैं। जैसे कि और आगे हम बात करें तो इनके देवी देवता भी होते हैं। जैसे हर हिंदुओं में अलग जाति के देवी देवता माने जाते हैं, इसी तरीके से इनके भी देवी देवता होते हैं। मराड़ ठाकुर या चंदो बाबा, ये लोग, इन लोग को ये अपने सृष्टिकर्ता मानते हैं, यानी इनके अनुसार इन्होंने इस धरती की, इस सृष्टि की रचना की है। प्रमुख देवी देवता हैं इनके मराड़ बुरु, जिसे महान देवता कहते हैं, मोड़े को, तुरी को, जिसे पंचदेव कहा जाता है, जाहरे का जोहर देवी है, गोसाईएरा भगवती, और आतो बोगा जिसे बोलते हैं ग्राम देवता, ये इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। ये लोग अंधविश्वास में काफी आस्था रखते हैं, मतलब अंधविश्वासी प्रकृति के हैं। धर्म और जादू को एक दूसरे से जोड़ करके चलते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है इनके घर में, तो ये मृत शरीर को घर से उठाने से पहले पूर्व घर के सारे दरवाजों को खुले रखते हैं। जैसा कि ये मानते हैं कि सारे दरवाजों को जब हम खुला रख देंगे तो जो मृत आत्मा है, जो आत्मा मर चुकी है, वो स्थायी रूप से घर को छोड़ करके चली जाएगी। तो ऐसा इनका अंधविश्वास है। तो इस तरीके से अन्य जनजातियों की तरह इनमें भी अंधविश्वासी और धार्मिक प्रकृति देखने को मिलती है। धार्मिक विश्वास के बाद हम बात करते हैं इनके प्रमुख त्योहारों के बारे में। इनके जो त्योहार होते हैं वो सामूहिक त्योहार होते हैं, कोई भी व्यक्तिगत त्योहार नहीं होता। और प्रत्येक त्योहार के लिए वर्ष में, पूरे साल में अलग अलग समय निर्धारित होता है, कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। ये अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी त्योहार को कभी भी मना लेते हैं। इनमें जो वर्ष का प्रारंभ होता है, यानी साल की शुरुआत होती है, ये लोग आषाढ़ से प्रारंभ मानते हैं। इनके त्योहारों का भी प्रारंभ जो है वो आषाढ़ के साथ में माना जाता है। प्रमुख त्योहारों की बात करें तो इसमें आते हैं एरोक, हारिशाड़, जापाड़, सोहराय, शाकरात, भागसिम और भाई। ये इनके प्रमुख त्योहारों के अंतर्गत आते हैं। इनको ये अपनी इच्छा के अनुसार मना लेते हैं। त्योहारों के बाद हम बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन, इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी किस तरह की इनकी अर्थव्यवस्था है। तो इनका सबसे मुख्य कार्य जो है वो है कृषि करना। गांव में ये स्थायी गांव बना करके रहते हैं। हल और बैल की सहायता से ये खेती का काम करते हैं। इनकी जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है, यानी वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छी वर्षा होती है तो कृषि फसलें भी अच्छी होती हैं। कुएं, तालाबों, नदी नालों आदि की सहायता से ये सिंचाई कार्य करते हैं। इनकी जो प्रमुख फसल है, मतलब जो वो धान होती है, धान का ये खाने में अधिक सेवन करते हैं। धान के अलावा गेहूं, मकई, बाजरा, कोदो, मड़ुआ, अरहर, सूथनी, कुल्थी, घंगरा, सरसों, सरगुजा, सब्जियां आदि भी ये जो है वो पैदा करते हैं। सिंचाई के साधनों का अभाव और कृषि में धीरे धीरे वैज्ञानिक पद्धतियां का उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है कृषि उत्पादन भी ढंग से नहीं हो पाता है। ये पशुपालन भी करते हैं। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को पालते हैं, लेकिन ये दूध को धोते नहीं हैं। दूध को क्या करते हैं, बेच देते हैं। और मतलब धोने का कार्य भी जो है वो गौड़ संथाल होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा जो भी दूध निकलता है वो उसको गौड़ संथालों के माध्यम से ही बेच देते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। इसके अलावा लघु वन पदार्थ जैसे कि आम, जामुन, कटहल, शरीफा, केंद, महुआ के फूल, कंद मूल, पत्तियां, जंगली साग, दतवान, शहद, ईंधन की लकड़ियाँ आदि को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में छोटी छोटी हाट लगा करके इनको बेच देते हैं, जिससे कि इनको आर्थिक आय की प्राप्ति होती है। शिकार की बात करें तो ये लोग खरे, चूहे, गीदड़, जंगली सुअर, जंगली पक्षी आदि का शिकार करते हैं। बैसाख और जेठ के महीने में जो संथाल महिलाएं होती हैं वो साग तोड़ने व सीप, घोंगे चुनने के लिए खेत, जंगलों और तालाबों में जाती हैं। सीप और घोंगे का मांस जो है ये बड़े चाव के साथ में खाते हैं, यानी कि मांसाहार में अगर हम बात करें तो सीप और घोंगे को जो है ये सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा बिहार झारखंड क्षेत्र में जहाँ जहाँ अब धीरे धीरे
जो खाने हैं जैसे अदरक की खाने हैं, तो इनके व्यवस्थित होने से, औद्योगिक इकाइयों के व्यवस्थित हो जाने के कारण ये लोग जो हैं अब खनन कार्यों में भी लग गए हैं, जिससे कि इन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त होता है, मजदूरी करते हैं ये वहाँ पे। तो इस तरीके से अपना आर्थिक जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें ये अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से जो है वो पैसों को इकट्ठे करती हैं, जिससे कि इनका जीवन चल सके। अब जो अंतिम बिंदु है वो है सामाजिक जीवन में बदलाव। अब धीरे धीरे अगर हम बात करें तो इनका जो सामाजिक जीवन है वो अन्य भारी संस्कृति के संपर्क में आने से शिक्षा के कारण बदल रहा है। जैसे कि मार्टिन ओरिन नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द संथाल में लिखा है कि ये लोग अब स्थायी कृषक के रूप में काम करने लगे हैं। जैसे पहले तो अस्थायी है, जंगलों को साफ करके कृषि करते हैं, लेकिन अब वर्तमान में क्या करने लगे हैं, ये स्थायी कृषि करने लगे हैं। इसके अलावा यातायात और आवागमन की सुविधा बढ़ रही है, बाजारों का विस्तार हो रहा है, इनको सरकारी संरक्षण भी मिल रहा है, जिसके कारण ये लोग धीरे धीरे अपना प्रवास कर रहे हैं और इनका प्रवास छोटा नागपुर के पठार की तरफ ज़्यादा हो रहा है, जिससे इनके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और इनका जो जीवन है वो डेवलप हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी इनका प्रवास काफ़ी मात्रा में है, इनमें शिक्षा बढ़ रही है, बच्चे भी शिक्षा प्राप्ति करने के लिए नगरों में जाते हैं, धीरे धीरे ग्रामीण प्रदेशों में भी स्कूल खुल रहे हैं। इसके कारण इनकी प्रथाओं में, इनकी रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। विशेष रूप से जो नगरीय प्रदेश है उसमें रहने वाले जो संथाल हैं, उन्होंने कथित प्रथाओं में कमी करी है, उनका सरलीकरण किया है अथवा वृहत परंपराओं का अनुसरण करना आरंभ कर दिया है। यानी कि अब जो पुरानी इनकी प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं को अब ये क्या कर रहे हैं, यूज में नहीं ला रहे हैं और धीरे धीरे जो है वो अब इनका जीवन स्तर भी बदलने लगा है और जीवन जीने की प्रक्रिया भी बदलने लगी है।